आपको बाहर भी ऐसे मुद्दे हैं जो कि आपको गाना चाहिए था पूर्वांचल से रिलेटेड या फिर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो हो सकता है कि आपका दायरा और भी ज़्यादा बढ़ता, तो एक बड़े स्टार के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। पहले तो पिताजी के नाम से मुझे जानते थे कि उनका लड़का है। अब स्थितियां बदली, गायन विधि ने एक पहचान बनाई। अब लोग कहते हैं कि राजेश परदेसी के पिताजी हैं, तो हमारे पिताजी को भी बहुत अच्छा लगता है। जन समस्या की कर लेते हैं जहाँ के अभी तक निदान कुछ नहीं हो पाया है। अभी आपने गाया था कि कब बनी यूनिवर्सिटी, और आज वो समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि जनप्रतिनिधि आखिर कर क्या रहे हैं। जिला अस्पताल की बात होती है तो सबसे जिला अस्पताल आज दर में पड़ा हुआ है और लंबा घोटाला हो जाता है। एक सेज कॉरिडोर जो बनता है, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कुनिया फाटक में बन रहा था, वो भी इधर में चला गया, कहानी साफ हो गई। पावर प्लांट जो है कि उगाबो बनोटी में जो बन रहा था वो भी इधर में चला गया, कहानी साफ हो गई। और आई में चीनी मिल बंद हो गया, भदोही में इंदिरा मिल बंद हो गया। इसके बाद कुनिया कटरा में जो कहते हैं कि इधर सॉरी जो डेंगू पक्का पुल जो बनने वाला था, तमाम भदोही तो उपेक्षित हो चुका है। और आप अपने गायन के माध्यम से और भी तमाम भाई हमारे पत्रकार साथी भी आवाज़ उठाते रहते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप यहाँ के नागरिक हैं, यहीं रहते हैं और यहीं जन समस्या को देखते हैं दिन रात, कैसा महसूस होता है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? रंग दिल्ली के देखला, कलकत्ता के देखला, हर देखला रंग बम्बैया, इहा यूपी के भदोही जिला के रंगवा, बड़ी रंगदारी बा भैया। इहा जिला भदोही के रंगमा, अरे जहमे लगैबा फर के लागी अंगमा, हरियर पियर चाहे काला ले, ई वाला ले। नमस्कार साथियों, मैं हूँ विपिन मिश्रा और आप देख रहे हैं द रियल हिंदुस्तान। आज आपको लेके आए हुए हैं एक ऐसे शख्स से मिलाने के लिए जो अपनी आवाज़ के माध्यम से लोगों का दिल जीत लेता है। कलाकार, गायक, तमाम लोग अपनी अपनी उपाधि दे देते हैं लोगों को। और इस वक्त मैं भदोही में मौजूद हूँ। भदोही का एक ऐसा कलाकार जो भदोही में अपनी आवाज़ के माध्यम से और अपनी क्रांतिकारी सोच के माध्यम से एक ऐसी क्रांति फूंक चुका है जो कहीं ना कहीं जो एक पत्रकार को करना चाहिए, जो एक जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, वो एक कलाकार कर रहा है। करे भी क्यों ना, पत्रकार, कलाकार और कवि की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। एक सामाजिक व्यक्ति है और उसकी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि वो समाज में आमूलचूल परिवर्तन के लिए कुछ अच्छा करे। बस वही कर्म करते हुए अपनी ज़िंदगी को संवारते हुए, सजाते हुए और लोगों की ज़िंदगी में मुस्कान लाते हुए, खुशियाँ लाते हुए वो अपनी काम को बखूबी कर रहा है। जी, उसका नाम है राजेश परदेसी। नाम तो सुना ही होगा अगर आप भदोही से हैं, पूर्वांचल से हैं। भोजपुरी गायक हमारे इस फ्रेम में दिख रहे हैं। द रियल हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन मिश्रा जी। द रियल हिंदुस्तान देखने वाले सभी श्रोताओं का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं और सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। जब हम भदोही की बात करते हैं तो हालांकि भदोही एक ऐसा शहर है या फिर एक ऐसा नगर है जो कारपेट सिटी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे तमाम ऐसे जगह हैं जो घूमने लायक भी हैं और चर्चित भी है, काली नगरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जब कला की बात आती है, कलाकार की बात आती है, तो उसमें से एक शख्स का नाम आ जाता है जो होता है राजेश परदेसी। तो हमें लगा कि हमारे दर्शकों को राजेश परदेसी के जीवन के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी कहानियाँ दिखाएं, उन्हें सुनाएं जो वो जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं। इसलिए आपसे मिलने के लिए हम चले आए ज्ञानपुर। और जो हमारी आपकी मुलाकात है, आपके जो ज़िंदगी में जो कुछ घटनाएं घटी हैं, एक शुरुआत जो गायक बनने की है, थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करेंगे। वो थोड़ा सा प्रारंभिक चरण बताइए जहाँ से आपको लगा कि मुझे गायक बनना चाहिए और मैं बनना चाहता हूँ। देखिए, जब हम लोग कक्षा 9 में पढ़ रहे थे तो कक्षा 9 में पढ़ने के दरमियान 15 अगस्त, 26 जनवरी जैसे हमारे राष्ट्रीय महापर्व जिसे आप कह सकते हैं, जब मनाए जाते थे विद्यालयों में, तो उसमें जो है मैं भी देशभक्ति गीतों को प्रस्तुत करता था। और उस पर जो है हमारे छात्र भाई, छात्राएं, बहनें और टीचर्स सभी लोग उत्साहित करते थे कि आप फ्यूचर में अच्छे गायक बन सकते हैं अगर आप गायन विधि को ही अपना कैरियर बनाएं। तो धीरे धीरे मेरा भी लगाव बढ़ता गया, लोगों का प्रोत्साहन मिलता गया
और फिर कक्षा 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, यहाँ तक कि डिग्री कॉलेज KNPG में भी जब एडमिशन हुआ तो यहाँ भी जो है छात्र छात्राओं ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और मैं गाता रहा और गाते गाते धीरे धीरे पोस्ट ग्रेजुएट हो गया और फिर धीरे धीरे जो है मैं गायन को ही अपना जो है करियर बना लिया। और फिर अब स्थिति ये है कि लोग हमको जो है बुलाते हैं बड़े बड़े मंचों पे और हमारी पारिश्रमिक देते हैं और जिससे हमारे परिवार की अब जीविकापार्जन भी इसी विधा से होने लगा है। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि वो कैसा रहा, वहाँ से क्या फैमिली का सपोर्ट मिला जो आप अपेक्षा करते थे कि मैं अगर गायक बनना चाहता हूँ, क्योंकि तमाम ऐसे देखा जाता है कि अक्सर परिवार वाले नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा गायक बने या फिर डांसर बने, ऐसा हमारी आज भी रूढ़िवादी सोच है। क्या सपोर्ट परिवार का इस तरह से कुछ? नहीं, हमारे परिवार में ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि हमारे पिताजी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, अब तो रिटायरमेंट हो गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होने के बावजूद भी उनका सपोर्ट मेरे प्रति बहुत रहता था क्योंकि हम 3 भाइयों में सबसे छोटे हम थे, हमसे 2 बड़े भाई हैं। तो पिताजी की इच्छा थी कि जो है अगर लड़का जो है रुचि रखता है गायन में तो क्यों ना जो है गायन के क्षेत्र में ही उसको प्रोत्साहित किया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए। और उन्होंने हमको सपोर्ट किया और हमारे परिवार के सभी सदस्यों ने मुझे सपोर्ट किया और धीरे धीरे फिर जो है लोग जो है पहले तो पिताजी के नाम से मुझे जानते थे कि उनका लड़का है, अब स्थितियां बदली, गायन विधि ने एक पहचान बनाई। अब लोग कहते हैं कि राजेश परदेसी के पिताजी हैं, तो हमारे पिताजी को भी बहुत अच्छा लगता है कि जो है कम से कम जिस विधा में मेरा लड़का जाना चाह रहा था हमने सपोर्ट करके कोई गलती नहीं किया है। उनको अच्छा लगता है कि कम से कम एक जो समाज में प्रतिष्ठा होता है, क्योंकि कलाकारों का प्रतिष्ठा तो होता ही है, पहले परिवार वाले ना चाहें कि उस लाइन में जाए, एक अच्छा प्रोफेशनल कोई जॉब कर ले या फिर बड़ा बिजनेस कर ले या फिर सरकारी नौकरी कर ले, अपेक्षा होती है कि हमारा बेटा सरकारी नौकर बन जाए, है ना। ठीक है, आपके जो आपका भाई बहन का जो पूरा एक फैमिली होता है, कितने भाई बहन हैं आप लोग? बहन तो नहीं है, लेकिन हम 3 भाई हैं और तीनों भाई में हम सबसे छोटे हैं। प्यार मिलता है इसलिए आपको? हाँ, छोटे होने का लाभ तो अक्सर लोगों को मिलता रहा है और मिल भी रहा है। और जहाँ तक ये है कि पूरी आज़ादी रही मेरे घर से कि आप अगर गायन विधि में ही अपना करियर बनाना चाहते हो तो हमारे तरफ से आपको पूरी आज़ादी है और उसकी देन है उस आज़ादी की कि हम आज इस मुकाम पे हैं कि आज आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपनी बातें बता रहे हैं। किस तरह का गाना गाना पसंद करते हैं? क्योंकि गाने कई तरह के होते हैं जो लोग सुनते रहते हैं, आपको कौन सा गाना अच्छा लगता है या फिर हार्ट से गाना चाहते हैं कि अगर मैं इस गाता हूँ तो मुझे भी सुकून मिलता है? कौन सा, किस तरह का? देखिए, यूँ तो पब्लिक डिमांड पे बहुत से गाने मंचों से भी गाए जाते हैं, स्टूडियो से भी गाए जाते हैं पब्लिक की मंशा के अनुसार, लेकिन न जाने क्यों मेरी ये जिज्ञासा रहती है कि गाने ऐसे बने जिससे जो है जनहित, समाज हित और राष्ट्र हित के मुद्दे भी जो है उठें। और शुरू में तो मैंने बहुत से लोकगीत गाए, हमारे बहुत से गाने फेमस हुए, चाहे वे बाबू शहर वाला ई बाला ले गाना आपने सुना 2012 में हमने गाया, होली का गाना तो बच्चे बच्चे के ज़ुबान पे था। लेकिन उसके बाद जब हमारे भदोही जनपद के कलेक्टर के रूप में आदरणीय विशाख जी जब यहाँ चार्ज लिए तो उनकी प्रेरणा से हमने स्वच्छ भारत अभियान के लिए देश के प्रधानमंत्री जी जो है घर घर शौचालय बनवाने का सपना देख रहे थे, उसके लिए उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। तो मैंने स्वच्छ भारत अभियान को लेकर आदरणीय तत्कालीन कलेक्टर साहब आदरणीय विशाख जी के प्रेरणा से हमने गाया स्वच्छ भारत बनाओ विदेश शौचालय जरूरी बा। फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और विशाख जी के बाद जब हमारे ज़िले का चार्ज श्री राजेंद्र प्रसाद जी प्राप्त किए तो उन्होंने बड़ी क्रांति हमारे जीवन में लाया और उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वृक्षारोपण को लेकर, उसमें तत्कालीन तहसीलदार थे देवेंद्र यादव जी, उनकी तहसील में शूट भी करने की अनुमति दी और लोगों के सहयोग से फिर मैंने उन मुद्दों के लिए गाना शुरू किया जो जनमानस के हित के मुद्दे थे। राजेश जी, एक सवाल है हमारे मन में जो लगभग हर गायक से पूछना ही चाहिए। सवाल ये है कि तमाम गायक गाना गाते हैं, लेकिन आज मैंने आपका परिचय दिया था भोजपुरी गायक के रूप में। भोजपुरी में आज भी इसे चलते हैं कि अश्लील गाने
लोग गा करके हिट हो जाते हैं, बड़ा नाम कमा लेते हैं। आपने ऐसा कोई गाना गाया हो जो अश्लील हो, या फिर ऐसा मुझे नहीं कहना चाहिए, हिट हो गया हो, इस वजह से कुछ लोग चर्चा में अच्छे प्रशंसा भी कर रहे हैं, कुछ बुराई भी कर रहे हैं, कोई गाना है? देखिए, अभी तक हमने जितने गाने गाए हैं वे गाने जो है आप सभी दोस्तों के साथ बैठ के सुन सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि मेरी शूटिंग में बहुत अश्लीलता रही हो या गानों में बहुत अश्लीलता रही हो। सारे गाने लगभग लोग, जिसे हम लोक विधा के कलाकार हैं, तो लोकगीत में जो है कभी कभी ये होता है कि कभी कभी किसी वर्ड के 2 मीनिंग्स निकलते हैं। जैसे हमने ई वाला ले गाया, तो बहुत से लोग कहे कि ये ई वाला ले क्या है। जिस ढंग से प्यार मिला, ई वाला ले, अगर आप उसी ढंग से गाना और भी गाते तो हो सकता है कि आप उस कैटेगरी में होते जिस कैटेगरी में बड़े बड़े आज भोजपुरी के स्टार, सुपरस्टार कहे जाते हैं। क्यों नहीं, जैसे मैंने शुरुआत तो किया, जब ई वाला ले मैंने गाया तो बहुत से लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा मुझे, कि लोग कहते थे कि ई वाला ले क्या है। तो बहुत से लोग तो झूमते थे उस गाने पे, बहुत से लोग बुराई भी करते थे। तो ई वाला ले हमारे गांव की भाषा थी कि जैसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में लोग जाते हैं तो दुकानदार कहते हैं कि इस वैरायटी का ले लीजिए, इस वैरायटी का ले लीजिए। वैसे हमारे ग्रामीण दुकानदार जब इंग्लिश नहीं जानते थे तो वैरायटी को ई वाला ले सब से संबोधित करते। मैंने गाया, तो फिर जब जिला प्रशासन के मंचों पर मुझे गाने का आमंत्रण मिला, हमने बताया कि कलेक्टर साहब श्री राजेंद्र प्रसाद जी की जब एंट्री हमारे जनपद में हुई कलेक्टर के रूप में, तो उन्होंने मेरे जीवन में बड़ी क्रांति की। तो मैंने अपनी प्रतिभा को जनहित, समाज हित और राष्ट्र हित के मुद्दों को लेकर गाने में लगाया। फिर हमने जो है पेड़ धरा का गहना है, पेड़ लगाते रहना है, वृक्षारोपण को लेके गाना गाया। फिर हमने जो है कब बनी जिला अस्पताल, जो हमारे जनपद की बहुत बड़ी समस्या आप कह सकते हैं कि जिला अस्पताल आज लगभग 10, 12, 13 सालों से यूं ही अधर में लटका हुआ है। तो हमने अपने गीतों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों तक, जिम्मेदार पदों पे बैठे लोगों तक पहुंचाने का काम किया। फिर हमने जो है उत्तर प्रदेश का जो बहुत प्राचीनतम राजकीय महाविद्यालय है KNPG 1951 में जिसका निर्माण हुआ, उसके बाद से न जाने कितने राजकीय महाविद्यालय को विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिल गया, लेकिन यहाँ भी वो उपलब्धि नहीं हो पाई। तो हमने छात्र छात्राओं के सहयोग से जो है हमने कब बनी यूनिवर्सिटी के नाम से गीत बनाया, जो जनहित का मुद्दा था, समाज हित का मुद्दा था। आप सोचिए कि हमारे जनपद की आबादी लगभग 18 से 20 लाख है, लेकिन आज भी मेरे राजेश परदेसी फैन क्लब पेज पे उसको लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने जो है वॉच किया और हज़ारों हज़ार की संख्या में लोगों ने उसे शेयर किया। तो जाहिर सी बात है कि इतने लोगों की भी ये इच्छा है कि यूनिवर्सिटी जल्द से जल्द बनी। सर, एक सवाल ये है कि आपने जो भी गाना गाया, अभी तो फिलहाल मैंने पहले बात करी इसलिए था कि वो बात अलग है, लेकिन जनहित के मुद्दे पे जब गाना गाना शुरू किया तो आपको नहीं लगता है कि आपने सिर्फ भदोही की जन समस्याओं को हिट किया है? आपको बाहर भी ऐसे मुद्दे हैं जो कि आपको गाना चाहिए था, पूर्वांचल से रिलेटेड या फिर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो हो सकता है कि आपका दायरा और भी ज़्यादा बढ़ता, तो एक बड़े स्टार के रूप में जाने पहचाने जाते हैं। हाँ, ये बात आपकी काफ़ी दमदार है कि हमें अन्य जनपदों के भी समस्याओं को गीतों के माध्यम से उठाना चाहिए था। तो चूँकि मैं जिस क्षेत्र में रह रहा हूँ, जो समस्याओं को मेरी आंखें देख पा रही हैं, तो मैं उनको उठाता रहता हूँ। अदर जनपद के लोग भी अगर अपने समस्या को अगर हमसे शेयर करते हैं तो मैं उस पर भी गाने का प्रयास करूँगा। जो है ये हमारी प्रयास होगी इन फ्यूचर में कि जैसे ज़रूरी नहीं कि सिर्फ भदोही की समस्याओं को ही गीतों के माध्यम से जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाऊं। जैसे उत्तर प्रदेश की समस्या अगर हम देखते हैं तो एक रिपोर्ट आई थी कि नीति आयोग की कि इसमें उत्तर प्रदेश में लगभग 38% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। क्या लगता है, इतना बड़ा समस्या है, इस पर गाना नहीं बनना चाहिए? नहीं, देखिए बनना तो चाहिए, क्योंकि देखिए गाना एक ऐसा माध्यम है कि जो बातें आप लिखकर पढ़कर लोगों को रट के रटा के बताना चाहते हैं, वो बातें काफ़ी देर में लोगों को समझ में आती हैं। लेकिन ये एक ऐसी विधा है जिसको आदमी सुनते ही उसके दिमाग में वो घर कर जाता है और
बातें बहुत सरलता से आसानी से लोगों तक पहुंचाई जा सकती है इस विधा से। तो मेरा भी ये प्रयास है कि जो जनहित के मुद्दे हैं, समाज हित के मुद्दे हैं, राष्ट्र हित के मुद्दे हैं, उनको गीतों के माध्यम से, क्योंकि मेरा एक दायरा है, मेरे पास जैसे गाने बनाने के लिए कोई निधि नहीं है, जैसे मेरे पास कोई सरकारी फंड या कोई पॉलिटिकल जो है निधि नहीं मिलती है। मैं जो अपने कल्चर प्रोग्राम करता हूँ, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करता हूँ, तो उससे जो पारिश्रमिक मुझे मिलती है, उस पारिश्रमिक से मैं अपने परिवार का जीविकोपार्जन भी करता हूँ और उसी में से जो है गीतों का निर्माण भी करता हूँ। तो मेरा एक लिमिट दायरा है। हाँ, अगर सरकार प्रोत्साहित करती है तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जैसे मैंने सरकार के बहुत सी योजनाओं के लिए मैंने गाया। कन्या सुमंगला योजना जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की जो है कल्याणकारी योजना थी, उसको लेकर हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत हमने उनकी सारी योजनाओं का जिक्र किया। तो जैसे कहने का मतलब, मैं भदोही जनपद में रहता हूँ, भदोही की समस्याओं को देखता रहता हूँ, रूबरू होता हूँ उन समस्याओं से, तो इसलिए मैं भदोही जनपद की समस्याओं को अपने गीतों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों तक व जिम्मेदार पदों पे बैठे लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। आप जिस फील्ड में हैं, उस फील्ड का जो बड़ा स्टार है भोजपुरी का, वो कभी आपको सपोर्ट किया, ऑफर आया कि राजेश जी आप हमारे साथ काम करिए, हमारे चैनल पे काम करिए, हमारे स्टूडियो के साथ काम करिए, हम साथ मिलके काम करते हैं, कुछ बड़ा बदलाव करते हैं, कुछ ऐसा ऑफर आया था बीच में? देखिए, आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर आदमी अपने अपने में व्यस्त है और जो सक्सेस है वो व्यस्त ही नहीं बल्कि वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि जो है जो आदमी ऊंचाइयों पे है वो नीचे देखना बड़ा कम पसंद करता है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे जनपद में ऐसे भी जिम्मेदार पदों पे बैठे अफसर हैं जो जनहित के मुद्दों को लेकर जब मैं गाने का निर्माण करता हूं तो हमारा सहयोग करते हैं। जैसे हमने ट्रैफिक नियमों को लेकर हमने जब एक गाना बनाया कि तेज रफ्तार न चलइहा मोटर कार, तो उसमें हमारे तत्कालीन कप्तान साहब जो श्री राम बदन सिंह साहब थे, वो इस समय वर्तमान में गाजीपुर के जो है पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। बड़े आर्टिस्टों का सहयोग तो नहीं मिल पाता है क्योंकि उनके पास समयाभाव इतना होता है कि उनसे मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सहयोग तो बड़ी बात है। आप ही कभी अगर इंटरव्यू के लिए जाते होंगे तो आपको लगता होगा कि 10 मिनट के इंटरव्यू के लिए आपको घंटा 2 घंटा जो है समय उनके पीछे देना पड़ता होगा, तब जाके आपको अवेलेबल हो पाते हैं, क्योंकि उनके पास काम की इतनी व्यस्तता रहती है। मैं ये नहीं कहता कि ये उनकी कमियां हैं, क्योंकि उनके पास इतनी काम की व्यस्तता है कि वो जो है समय ही नहीं दे पाते। सहयोग तो बहुत बड़ी बात है। आपके लाइफ का कोई गाना जो उससे आप चर्चा में आए और उससे आपकी पहचान बढ़ गई, नाम बता दीजिए। जैसे मेरे गाने तो बहुत से हैं। मैंने पहला गाना जब गाया कि यह जिला भदोही के रंगमा, ये बाबू शहर वाला ई वाला ले, तो युवाओं में जो है उस गाने को लेके आकर्षण बड़ी तेज़ी से बढ़ा। फिर हमने गाया गंगा जमुना सरस्वती के जहाँ बाटे वादी हम ही इलाहाबादी, तो इलाहाबाद के युवाओं में एक अलग उत्साह देखने को मिला। फिर हमने गाना गाया जो है मैं हूँ तेरी राधा प्यारी तू मेरा किशन कन्हैया, जिसमें जो है हाँ हिंदी गाना, मैंने जीवन में पहली बार हिंदी गाना गाया, क्योंकि मैं तो लोक गायक था तो लोक भाषा में ही गानों को गाता था, लेकिन हिंदुस्तान की मशहूर गायिका सुश्री तृप्ति शाक्या जी का सहयोग मिला और हमने हिंदी गाने का प्रयास किया। तो ये डुएट गाना था जिसमें फीमेल पार्ट तृप्ति शाक्या जी ने गाया और मेल पार्ट राजेश परदेसी जो आपके सामने हैं, तो उन्होंने सहयोग किया और हमने गाया। तो वो गाने मेरे बहुत पॉपुलर हुए। आज भी आप शादी विवाह हर ऐसे किसी जो है धार्मिक अनुष्ठान या मांगलिक कार्यक्रम है उसमें आप को सुनाते हुए मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपके लाइफ का पहला गाना जो आपने गाया, पहला गाना चाहे हिट हुआ या नहीं हुआ बात की बात है, कोई याद है आपको? नहीं, मेरा पहला गाना ही बहुत हिट रहा कि मैंने जब पहला गाना गाया कि जो है ये बाबू शहर वाला ई वाला ले। अच्छा। 2012 में हमने ये होली का गाना बनाया था
और आप सोचिए 2012 और अभी 2022 चल रहा 10 साल हो गए। है, 10 साल बीत गए। लेकिन आज भी मैं जिस मंचों पे गाने जाता हूँ तो वहाँ पब्लिक की डिमांड हो ही जाती है कि भैया वो ई वाला ले ज़रा सुनाइए। तो मैं ई वाला ले 2-4 लाइन आज भी गा देता हूँ लोगों को। नहीं, मैं डिमांड भी कर रहा हूँ, हमारे दर्शक भी डिमांड करेंगे, क्योंकि जब किसी गायक से आप बात करें और गाना ना सुने तो ये खुद के साथ बेईमानी, उस गायक के साथ बेईमानी और दर्शकों के साथ बेईमानी हो जाती है। ई वाला ले गाना आपका पहला गाना हिट हुआ और काफ़ी चर्चा में आया। 2-4 लाइन अगर आप सुनाना चाहें तो। देखिए, गाने का जो शुरुआत था वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। रंग दिल्ली के देखला, कलकत्ता के देखला, हर देखला रंग बम्बैया, इहा यूपी के भदोही जिला के रंगवा, बड़ी रंगदारी बा भैया। काहे से कि भैया लइका लगाई त सयान हो जाई, आ बूढ़वा लगाई त जवान हो जाई, आई रंगमा जब देखी भौजाई, तोहरा परे कुर्बान हो जाई। होली का गाना था तो होली में उमंग चलता है, रंग चलता है। वो मैजिक रंग है क्या कि कोई भी लगाएगा वो परिवर्तन हो जाएगा? उसका मतलब ये दिखाया गया था, प्रयास किया गया था कि होली में उल्लास, रंग, ये सब चलता है। तो लोग कहते भी हैं कि बुरा न मानो होली है, तो मैंने उसमें ये गाना गाया। इहा जिला भदोही के रंगमा, अरे जहवे लगैबा फर के लागी अंगमा, हरियर पियर चाहे काला ले, ई वाला ले, ए बाबू शहर वाला ई वाला ले, ए भौजी मधुबाला ई वाला ले, ए बाबू शहर वाला ई वाला ले, ए भौजी मधुबाला ई वाला ले। इसके बाद से तो गानों का जो दौर चला, उसके बाद कई गाने आए और कई भौजी मधुबाला, ये कहाँ से आ गया नाम? आपको कैसे मधुबाला ही रखा गया और कोई थोड़ा सा? नहीं, देखिए, तो शब्दों की सेटिंग होती है, जैसे ही वाला, शहर वाला लग जाते हैं ना कि आखिर ये आया कहाँ से, उत्पत्ति कहाँ से हुई? नहीं, जैसे गाने में एक भौजाई का रोल था तो भौजाई का नाम संयोग से मधुबाला था, तो जाहिर सी बात है कि अगर उसका नाम मधुबाला था तो गाने में मधुबाला शब्द आना था जी। और बाकी किसी व्यक्ति विशेष को लेकर मेरे मन में कोई ऐसी भावना नहीं थी कि इनाम रखने से उस व्यक्ति। अच्छा राजेश जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आप कलाकार हैं, गाना वगैरह गाते हैं, कभी राजनीति करने का मन हुआ आपको? राजनीति, पॉलिटिक्स में जाने का कि अगर मुझे इस पार्टी से टिकट मिल जाए या फिर इस नेता का साथ मिल जाए, मैं भी, जैसे आज के दौर में देखा जाए तो मनोज तिवारी बीजेपी के बड़े नेता हैं और तमाम रवि किशन सांसद हो गए और तमाम नेता निरहुआ भी गोरखपुर से चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो आपको लगा कि मुझे भी पॉलिटिक्स करनी चाहिए? क्योंकि आज दौर देखिए, होता क्या है कि जो गायक होता है, अभिनेता होता है, तो अभिनेता में ऑलरेडी नेता छिपा होता है, बस उसे अवसर मिलने की देर होती है। और हमको जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अवसर भी दिया। जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 15 से उन्होंने एज ए कैंडिडेट हमें बनाया और पब्लिक का बहुत प्यार मिला, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। हो सकता है कि राजयोग नहीं रहा हो पहली बार में, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी के ज़िलाध्यक्ष आदरणीय विनय श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने हिंदुस्तान की इतनी बड़ी पार्टी है उसके बावजूद भी जनपद के इस कलाकार को उन्होंने इस लायक समझा, योग्य समझा कि आप एज ए कैंडिडेट हमारे पार्टी से लड़िए, चुनाव में होइए। हाँ, ठीक है। और बहुत से लोगों का प्यार मिला, बहुत से लोगों का सहयोग मिला। मैं गांव-गांव जाता था प्रचार में, बहुत सी माताएं बहनें उमड़ के आती थी, देखती थी, सुनती थी, गाना भी सुनती थी और मेरा सहयोग भी आर्थिक रूप से भी करते थे लोग चुनाव में। लेकिन संयोग कह लीजिए जो गाना सुनने वोट नहीं दिया उन्होंने, जो संयोग था कि सफलता मेरे हाथ नहीं लगी और जो है मेरे वार्ड में जो है मुझे जीतने का अवसर नहीं मिला। लेकिन फिर भी आज भी लोगों का प्यार, स्नेह
हमें मिलता है। मैं अपने वार्ड में, चाहे वार्ड के बाहर, चाहे जनपद में, चाहे जनपद के बाहर जाता हूँ गाने, तो भारी तादाद में लोग आज भी जो है राजेश परदेशी को सुनते हैं, देखते हैं और अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद देते हैं। तो क्या अभी राजनीति में सक्रिय है या फिर राजनीति करना ही नहीं है? नहीं, देखिए बात सक्रियता की क्या, जैसे देखिए मेरा काम जो है वो गायन का है। मैं राजनीति का मुझे बहुत अनुभव नहीं है, और चूँकि राजनीतिक मंचों पे मुझे गाने का आमंत्रण बहुत आता है, क्योंकि अक्सर कार्यक्रम में, रैलियों में जो है मुझे आमंत्रण आता है गाने के लिए, तो मैं जाता रहा हूँ। तो गायन से मेरे परिवार का जीविकापार्जन चलता था और चलता भी है, तो मैं गाने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ जो है। और अगर पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बनाया तो मैंने जी जान से जो है अपने से जितना बन पड़ा मैंने प्रयास किया कि पार्टी को एक सीट में जिता के दूँ। लेकिन दुर्भाग्य कह लीजिए, चाहे सहयोग कह लीजिए, कि सफलता हाथ नहीं लगी। फिर मैं अपने गायन में आज फिर जो है गायन कर रहा हूँ, जो है प्रदेश में भी, प्रदेश के बाहर भी मैं जाके लोगों के जो है मंचों से लोगों को गीत सुनाता हूँ, लोगों का स्नेह प्यार मिलता है। चलिए, भदोही में तमाम अपने गाने गाए, भदोही की जन समस्याओं को लेकर गाए। अब बात जन समस्या की कर लेते हैं, जहाँ के अभी तक निदान कुछ नहीं हो पाया है। अभी आपने गाया था कि कब बनी यूनिवर्सिटी, और आज वो समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि जनप्रतिनिधि आखिर कर क्या रहे हैं। जिला अस्पताल की बात होती है तो सबसे जिला अस्पताल आज दर में पड़ा हुआ है और लंबा घोटाला हो जाता है। एक सेज कॉरिडोर जो बनता है, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कुनिया फाटक में बन रहा था, वो भी इधर में चला गया, कहानी साफ हो गई। पावर प्लांट जो है कि उगाबो बनोटी में जो बन रहा था वो भी इधर में चला गया, कहानी साफ हो गई। और में चीनी मिल बंद हो गया, भदोही में इंदिरा मिल बंद हो गया। इसके बाद कुनिया कटरा में जो कहते हैं कि इधर सॉरी जो डेंगू पक्का पुल जो बनने वाला था, तमाम भदोही तो उपेक्षित हो चुका है। और आप अपने गायन के माध्यम से और भी तमाम भाई हमारे पत्रकार साथी भी आवाज़ उठाते रहते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप यहाँ के नागरिक हैं, यहीं रहते हैं और यहीं जन समस्याओं को देखते हैं दिन रात, कैसा महसूस होता है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, समस्याएं तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। और जनप्रतिनिधि हमारे ज्ञानपुर को देख लीजिए तो नए जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, बाकी तो हमारे पुराने ही जनप्रतिनिधि हैं और समस्याएं भी पुरानी हैं। जी, ये कोई नई समस्या नहीं है। पक्का पुल की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, जिला अस्पताल की बात हो, ये कोई नई समस्या नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है और पुराने जनप्रतिनिधि भी जनपद में हैं। तो मैं नए जनप्रतिनिधि को तो नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तो उन्होंने जो है ज्ञानपुर का नेतृत्व करना शुरू किया है और उनकी जो कार्यशैली है, हमने देखा कि उन्होंने यूनिवर्सिटी को लेकर बहुत सक्रियता दिखाई। उन्होंने पत्राचार के माध्यम से सरकार को अवगत कराया है कि, और आश्वासन भी पॉजिटिव मिल रहा है कि इन फ्यूचर में हो सकता है कि इनके पत्राचार का लाभ भी मिले। और अभी हमने आज ही अखबारों में देखा कि जो है गंगा पे पुल को लेकर रामपुर घाट पे जो है बड़ी ही सक्रियता से काम चल रहा है। 350 करोड़ के बजट को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो हमारे जो नए जनप्रतिनिधि हैं विपुल दुबे जी, तो उनकी कार्यशैली इस दिशा में काफ़ी अच्छी कही जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफ़ी अच्छी पहल उन्होंने शुरू की है और इन फ्यूचर में इसका लाभ हमारे ज्ञानपुर को मिलेगा जी, इसमें कोई दो राय नहीं। और रही बात औराई और भदोही की, तो औराई और भदोही के जनप्रतिनिधि जो भी हैं वे पहले से ही नेतृत्व करते आ रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम नेतृत्व कर रहे हैं, वे पुराने जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और वर्तमान में भी जनप्रतिनिधि, जनता ने अपना स्नेह प्यार देकर उनको बनाया है। तो वो समस्याएं बहुत पुरानी हैं, पुराने जनप्रतिनिधि हैं और नए जनप्रतिनिधि जो हैं वे तो काफ़ी अच्छे तौर से हम लोग देख रहे हैं कि जो है कार्यों को लेकर, चाहे वो यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे पक्का पुल की बात हो, इसको लेके सक्रिय है, जिसका लाभ हमें उम्मीद है कि इन फ्यूचर में ज्ञानपुर विधानसभा के लोगों को मिलेगा। चलिए, आप युवा कलाकार हैं, यूथ है, भदोही भी युवाओं से भरी पड़ी है और अंततः आखिरी सवाल यही है, आप अपने जनपद के या फिर जो भी हमारे दर्शक युवा साथी देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं
युवाओं से कहना चाहूँगा कि एकता में बड़ी शक्ति होती है जी। और जब भी कोई मुद्दा बने तो उसमें छोटे छोटे सहयोग अगर सारे युवा मिल के करेंगे, जैसे हमने जब यूनिवर्सिटी को लेकर गीतों के माध्यम से मांग जिला प्रशासन के समक्ष रखा, शासन के समक्ष रखा, तो मैं अपने घर से खुद अकेला, मैं और 2-3 और हमारे साथ सहयोगी जो है कैमरामैन और साथी कलाकार चले थे KNP जी। फिर यहाँ आए तो यहाँ छात्र नेता शिवम भाई से मुलाकात हुई, शिवम शुक्ला जी से, संतोष यादव जी से, और बहुत से छात्र नेता जो थे सारे लोग मिले और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हुए और देखते देखते हमारी बहुत सी छात्रा बहनें और छात्र भाई सारे लोग सहयोग में टूट पड़े। कहते हैं कि निकले अकेले कारवां बनता है। हाँ, टूट पड़े। और आप देखेंगे वीडियो जब कब बनी यूनिवर्सिटी, हमने राजेश परदेसी फैन क्लब पेज पे जो है अपलोड कर रखा है, जिसको 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने अभी तक वॉच किया है। तो भारी तादाद में लोग, शूटिंग हुई और गाने के माध्यम से हम लोगों ने अपनी मांग रखी। फिर हम लोगों ने अपने जनपद के जिलाधिकारी महोदया श्रीमती आरेखा अखौरी जी को पत्रक भी हम लोगों ने दिया, वीडियो में आपको साफ दिखेगा। और तो धीरे धीरे कारवां बन गया। तो मैं छात्र नेताओं से, छात्रों से, छात्रा बहनों से अपील करूंगा कि हमारे जो युवा यूथ हैं किसी भी काम को जो है सामूहिक रूप से संगठित होकर करेंगे तो उसका निष्कर्ष आज नहीं तो कल निकलेगा। द रियल हिंदुस्तान में अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद द रियल हिंदुस्तान देखने वाले सभी श्रोताओं का। एक बार मैं फिर से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो दोस्तों आप सुन रहे थे भदोही के उम्दा कलाकार और बेहद दमदार कलाकार राजेश परदेसी जी को। इनके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको पहले पूरी कहानी बता दी, पूरा इंटरव्यू दिखा दिया। अगर आप ये गाने सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पे और फेसबुक पे आप राजेश परदेसी फैन क्लब जा सकते हैं, पेज है, फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वीडियो देखिए, सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, दिला दीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं कोशिश किया मैंने कि पूछा जाए और उम्मीद ये भी है कि आपको सभी उत्तर मिल गए हैं। बने रहिए, देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक